नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए चलाया जा रहा है। अभी तक मैंने 13 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम कवर करते हुए चलते हैं, जीके और जीएस के। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, सही सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्रश्न को इत्मीनान से आप पढ़िएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम। और पहला ऑप्शन में क्या है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का संबंध किससे है, तो समुद्रगुप्त से है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, तो रुद्रदामन द्वितीय से है। तो ये वाला भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। जूनागढ़ अभिलेख को हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, तो नाम दोनों आपको याद रखना है। इसको हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देवपाड़ा अभिलेख का संबंध विजय सेन से है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध विजय सेन से है। तो तीनों ही आपके सुमेलित यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से सभी जो आपके हैं बिल्कुल सही दिए गए, बिल्कुल सटीक दिए गए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी युग्म गलत नहीं दिया गया। तो तीनों ही आपके यहाँ पे सही दिए गए थे। आगरा शहर की स्थापना इसमें पूछी जा रही है कि किसके द्वारा की गई थी। आगरा शहर किसके द्वारा बसाया गया था, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, सिकंदर लोदी। आप याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो है स्पोक यानी कि तिल्लियाँ कितनी होती हैं, तिल्लियों की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियाँ होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 तिलियाँ होती हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। तो ये डेट आप याद देखिएगा, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंदक के रूप में जो है इन तीनों का प्रयोग होता है। भारी जल का भी प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का भी होता है और बेरिलियम का भी होता है। तो सभी आपका राइट आंसर आएगा, इन तीनों का जो प्रयोग है मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। कौन सी नदी जो है उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण जो है उड़ीसा में कौन सी नदी करती है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, इसमें से कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महानदी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महानदी जो है उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है और यह आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस देश को हम यूरोप का मरीज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यह उपनाम और स्थल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक जीके के दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो तुर्की को, तुर्की देश को जो है हम यूरोप का मरीज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपके सामने अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस के कुछ उपनाम भी हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को।
और नील नदी का वरदान हम कहते हैं, मिस्र देश को जो है नील नदी का वरदान कहते हैं हम। इसके अलावा 7 पहाड़ियों का देश या 7 पहाड़ियों का देश भी रोम को हम कहते हैं, और रोम को जो है इटर्नल सिटी यानी कि शाश्वत शहर भी रोम को कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नेसेट जो है किस देश की संसद को कहा जाता है? किस देश की संसद का नाम नेसेट है? तो नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेसेट जो है इजराइल की संसद को हम बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इजराइल की संसद का नाम जो है नेसेट है। वहीं जापान की संसद को हम क्या बोलते हैं? डायट कहते हैं, डायट कहते हैं जापान की संसद को। ब्रिटेन की संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं, और ईरान की संसद को हम मजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं। और इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं, ब्रिटेन के पार्लियामेंट, जापान की डायट और ईरान की मजलिस संसद होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश की थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं जनसंख्या के मामले में भी सबसे ज़्यादा जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, यानी कि पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश ही है। इसके बाद इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, किसी में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं दिया गया है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और सरिस्का मृगवन आपको कहाँ पर मिलेगा? सरिस्का मृगवन आपको कहाँ पर मिलेगा? तो सरिस्का मृगवन आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, बिल्कुल सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको मिलेगा असम में, बिल्कुल सही है। घाना पक्षी वन आपको मिलेगा मेघालय में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। घाना पक्षी वन मेघालय में नहीं बल्कि कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में आपको घाना मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सुमिलित नहीं था। घाना पक्षी वन आपको मिलेगा राजस्थान में, यहाँ पे मेघालय दिया गया था, जो कि गलत ऑप्शन दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, घाना आपका राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कि स्थापना के वर्ष के आधार पर इनको क्रम में लगाना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, सबसे बाद में किसकी हुई थी और सबसे लास्ट में किसकी हुई थी। इन तीनों में से आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं, आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, आपको पता होगा सार्क के बारे में। बिम्स्टेक की स्थापना जो है 1997 में की गई थी। तो इस प्रकार से आपका पहले सबसे स्थापना हुई थी आसियान की, यानी कि आसियान पहले पे हो जाएगा। और सार्क की स्थापना 1985 यानी कि सार्क आपका दूसरे पे हो जाएगा। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 यानी कि तीसरे नंबर पर आपका बिम्स्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2, 3। सबसे पहले आसियान की स्थापना 1967 में, 1985 में फिर सार्क की स्थापना, फिर बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है, इसका संबंध किसके उत्पादन से है? किसके उत्पादन से रिलेटेड आपकी खेतड़ी परियोजना है? तो खेतड़ी परियोजना का संबंध हो जाएगा तांबा के उत्पादन से। राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना या तांबा के उत्पादन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो है कब मनाया गया था आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही जाएगा। 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी कब देखने को मिलती है? आपको बताना है कि सर्वाधिक दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य कब होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपसौर के समय। किसके समय, तो अपसौर, इसको हम एपेहिलियन बोलते हैं। अपसौर को हम क्या बोलते हैं, तो एफेलियन बोलते हैं। इसी घटना के समय, इसी के टाइम जो है अपसौर के समय ही, अपसौर आपका कब होता है, 4 जुलाई को होता है। डेट भी आप याद रखिएगा। तो अपसौर के समय जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अपसौर की जो स्थिति होती है वह कब होती है, तो यह 4 जुलाई को देखने को मिलती है। यानी कि 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर ग्रीन हाउस गैस है। इसमें ग्रीन हाउस गैस के बारे में मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें से सबसे कमजोर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे कमजोर ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। सभी ग्रीन हाउस गैसों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पृथ्वी पर जो है कितना प्रतिशत ताज़ा पानी उपलब्ध है वर्तमान में, आपसे पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी पर फ्रेश वाटर कितना है, तो लगभग 2.5%। आप याद रखिएगा, लगभग जो है 2.5% जो है पृथ्वी पर फ्रेश वाटर आपको मिलेगा देखने को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, लगभग 2.5%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है, यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जो है प्रकाश रासायनिक स्मॉग का प्रमुख कारण है। इसमें से कौन सा प्रदूषक जो है प्रकाश रासायनिक स्मॉग का सबसे बड़ा कारण है। तो जो धुंध होती है, जिसको हम धुंध बोलते हैं, जिसको प्रकाश रासायनिक स्मॉग बोलते हैं, इसका सबसे मेन कारण माना जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे के बारे में आपको बताना है। तो भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 सितंबर का जो दिन होता है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप हमारा है, इसकी आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बतानी है कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलयालम। लक्षद्वीप की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल भाषा है, आधिकारिक भाषा है, वो आपकी मलयालम हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को होता है। तो 14 सितंबर को आपका क्या हो जाएगा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा और आपका विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों के हित से जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान के, इसमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हित से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, आपसे पूछा जा रहा है। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरबीआई के गवर्नर का, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उन्हीं का हस्ताक्षर होता है 100 रुपये के नोट पर। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध अज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको किस में मिलेगा, सोयाबीन और मूंगफली में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सोयाबीन के जो बीज होते हैं, सोयाबीन के जो दाना होते हैं और मूंगफली जो होती है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। अब प्रधानमंत्री के संबंध में एक कथन कहा गया था, यह कथन कौन सा है कि प्रधानमंत्री जो है वह राज्य की नौका का कप्तान होता है। तो यह कथन जो है प्रधानमंत्री के संबंध में किसने कहा था। तो प्रधानमंत्री के संबंध में यह कथन कहा गया था मुनरो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही। मुनरो ने जो है प्रधानमंत्री के संबंध में यह कथन कहा था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने किसे अपने संरक्षण में रखकर बंगाल का नवाब नियुक्त किया।
तो मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को जो है अपने संरक्षण में रखकर अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नजमुद्दौला को। कौन सा प्रदेश जो है साइट्रस फलों के लिए विख्यात है, यानी कि साइट्रस फल का मतलब है खट्टे फलों की बात हो रही है। खट्टे फल सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं इन चार ऑप्शंस में से? तो सबसे ज़्यादा खट्टे फल आपको देखने को मिलेंगे, पाए जाते हैं आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है सबसे अधिक खट्टे फल पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कल ही मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13, तो उसमें आपने पढ़ा होगा विटामिन के बारे में। सभी विटामिन को मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो विटामिन B3, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम आप जान लीजिए, नियासिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑब्सिसिक अम्ल पादक हार्मोन का कार्य क्या होता है? जो ऑब्सिसिक अम्ल पादक हार्मोन होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है वृद्धि अवरोधक। वृद्धि अवरोधक का यह कार्य करता है ऑब्सिसिक अम्ल। यह एक पादप हार्मोन होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट के दो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? भारत की नदी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत में माही रिवर, माही नदी जो है भारत की जो माही नदी है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, माही रिवर। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है? रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है? तो रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो जर्मनी में। आप याद रखिएगा, जर्मनी में जो है यह रूर औद्योगिक प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगेन 30 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस सेट को लगा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।